वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में भी जाइए आप लोग, है ना। आज का जो टॉपिक है वो मेथोनिक अम्ल है ना। हम लोग अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल खंड बा में पढ़ रहे हैं ना, और आज का टॉपिक है वो है मेथोनिक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ये आपका सूत्र है। सीधा हम लोग चलते हैं नोड्रामा प्रयोगशाला विधि। कैसे प्रयोगशाला विधि में कैसे हम फार्मिक अम्ल बना सकते हैं। ओके, तो सीधा फार्मिक अम्ल को ऑक्सलिक अम्ल। अच्छा, पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं रिएक्शन के लिए। सबसे पहले दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, है ना। जब हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं तो इस रिएक्शन किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमारे पास रहेगा CH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आप 10वीं में पढ़े होंगे, बायो में भी पढ़े होंगे। ओके, और हम लोग लेंगे एक ऑक्सलिक अम्ल। ऑक्सलिक अम्ल मतलब आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं ऑक्सलिक अम्ल को दूसरे तरीक़ा से लिखूँगा, लेकिन उसका ऑक्सलिक अम्ल का रियल सूत्र यहाँ बताता हूँ आपको। COOH, ये ऑक्सलिक अम्ल है। ओके, तो ऑक्सलिक अम्ल लेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ जो ऑक्सलिक अम्ल का लिखने का कुछ तरीका कुछ अलग रहा है, क्योंकि रिएक्शन के टाइम समझना होता है कि एक्चुअली में हो गया है। ये देखिए COOH, इसमें भी है COOH। इसको ऐसे लिखने का तरीका का मतलब आप समझ जाएंगे आगे, मैं रिएक्शन के कारण लिखा हूँ, है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं प्रयोगशाला विधि में कि फार्मिक अम्ल को, आपको समझ आ गया कि इसका नाम क्या है, ऑक्सलिक अम्ल है ना। और यह नीचे जो बताया वो ग्लिसरॉल है। तो फार्मिक अम्ल को, ऑक्सलिक अम्ल व ग्लिसरॉल को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। फार्मिक अम्ल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मिक अम्ल, ऑक्सलिक अम्ल व ग्लिसरॉल को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है सेंटीग्रेड पर। क्लियर है। अब सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं। सबसे पहले चित्र देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिया है एक फ्लास्क, है ना, और यहाँ पर बर्नर, और इस फ्लास्क में है आपके पास ग्लिसरॉल, और क्या है साथ में है आपका ऑक्सलिक अम्ल। क्लियर है। ये हमने लिया है थर्मामीटर। ये थर्मामीटर इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका जो ताप 110 डिग्री सेल्सियस लगभग होना चाहिए, तभी यहाँ पर ग्लिसरॉल और ऑक्सलिक अम्ल क्रिया करेगा। आगे आता है संघनित्र। संघनित्र क्या कार्य है आपको पता है। जब भी कोई चीज़ बनता है, यहाँ तो वाष्प के रूप में बनता है, उसको द्रव के रूप में प्राप्त करने के लिए हम लोग संघनित्र को यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ से पानी आउट, पानी इन। ओके, और यहाँ पर जो प्राप्त होगा आपका फार्मिक अम्ल, वो किसके साथ प्राप्त होगा, जल के साथ। ओके, अब देखिए इस चित्र के आधार पर आपको समझ जाना है क्या क्या हुआ है एक्चुअली में, है ना। सीधा पॉइंट में चलते हैं कि सर्वप्रथम फ्लास्क में ग्लिसरॉल 50 ml, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम फ्लास्क में ग्लिसरॉल, है ना, 50 मिलीलीटर, और क्रिस्टलीय ऑक्सलिक अम्ल 30 ग्राम, याद रखिएगा, है ना। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे। सर्वप्रथम फ्लास्क में ग्लिसरॉल 50 मिलीलीटर और क्रिस्टलीय ऑक्सलिक अम्ल, ग्लिसरॉल भी लेंगे और क्रिस्टलीय ऑक्सलिक अम्ल 30 ग्राम लेकर उस मिश्रण को 100 से 110, 100 से कितना 110 सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं। ओके, अब गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर CO2 गैस निकलने लगती है। सबसे पहले जब गर्म करेंगे तो वहाँ से कौन सी गैस निकलने लगेगी, CO2 गैस निकलने लगेगी, है ना। जो रिएक्शन आपको बताऊंगा मैं कहाँ पर निकलेगा। ओके, और
जब CO2 गैस निकलना बंद हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब क्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, ओके। अब जब CO2 गैस निकलना बंद हो जाए तो फ्लास्क में पुनः ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल डालते हैं। एक्चुअली में ये सब इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं और CO2 गैस निकलती है, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और समझना है कि रियल में एक्चुअली में इस प्रकार से क्रिया कैसे होती है कि जब CO2 निकलना बंद हो जाए ना तो फ्लास्क में पुनः ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिस्टल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं, CO2 गैस पुनः निकलती है और फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन आश्रित होकर ग्राही में एकत्र हो जाता है। एक्चुअली में इस जगह आपको एक चीज़ लिखना ज़रूरी है कि CO2 गैस पुनः निकलती है, ये तो हो गया, और जो हमारे पास फार्मिक अम्ल है वो गैस के रूप में यहाँ से निकलती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहाँ, ग्राही में, किसमें, ग्राही में फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच का पॉइंट नहीं लिखा है क्योंकि शॉर्टकट करने के लिए। CO2 गैस पुनः निकलती है और फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर फार्मिक अम्ल का वाष्प प्राप्त होता है और जिसे संघनित्र से होते हुए ग्राही में जलीय विलयन के रूप में आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित होती है, ठीक है, ऐसा लिखना है यहाँ पर। देखिए CO2 गैस पुनः निकलती है, हो गया, और फार्मिक अम्ल गैसीय रूप में प्राप्त होता है जो कि संघनित्र से होते हुए जलीय विलयन के रूप में ग्राही में एकत्रित हो जाती है, ओके। इसमें फार्मिक अम्ल और जल दोनों उपस्थित होते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको कि जलीय विलयन है तो फार्मिक अम्ल में क्या है, जल और फार्मिक अम्ल दोनों रहेगा, ठीक है। और फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन से निर्जल फार्मिक अम्ल प्रभावी आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता उसको बताता हूँ मैं, कि जो जल है उसका क्वथनांक है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फार्मिक अम्ल का क्वथनांक होता है 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि सबका जो क्वथनांक है, गलनांक है, जो भी है वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग खंड होते हैं। प्रभाजी आसवन आप लोग 9वीं में पढ़े होंगे, याद रखिएगा। प्रभाजी आसवन अलग अलग खंड में, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस वाला खंड अलग है, 110 डिग्री सेल्सियस वाला खंड अलग है। 100 डिग्री सेल्सियस का ताप लगाएंगे ना तो 100 डिग्री सेल्सियस वाले जो पदार्थ है वो वाष्पित होंगे। 110 डिग्री सेल्सियस का ताप लगाएंगे तो 110 डिग्री वाला वाष्पित होंगे। ऐसे अलग अलग प्राप्त होता है, याद रखिएगा, है ना। इसको प्रभाजी आसवन 9वीं में देख लेना आप लोग, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आगे क्या होता है कि इस फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन से निर्जल अम्ल या निर्जल फार्मिक अम्ल प्राप्त करने की विधि में आगे बताऊंगा। अभी मैं रिएक्शन बताता हूँ, ओके। एक्चुअली में आप क्या करोगे कि प्रयोगशाला विधि लिखोगे, यहाँ इस वाला पॉइंट को लिखोगे, इसके जस्ट बाद लिखोगे रिएक्शन, उस रिएक्शन के बाद चित्र के बाद विधि। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि रिएक्शन को लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आप रिएक्शन शुरू में लिखेंगे यहाँ पास, ठीक है, इसके जस्ट बाद। तो रिएक्शन में क्या होता है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है कि देखिए हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, CH2OH CHOH CH2OH ये अपने पास है, और हमारे पास क्या है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है और ग्लिसरॉल है। उस ग्लिसरॉल का ये वाला जो भाग है, ये यहाँ से निकलता है आपका जल। क्या निकल जाता है, जल निकलता है जल के रूप में, ओके। जल तो जल के रूप में ही लिख लेगा ना, तो यहाँ पर जल निकलता है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली में जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ये ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल का दोनों का क्या है, मिश्रण है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म, ये जो फुंदरू टाइप से बनाए हुए हैं, गर्म करने का है, ओके। तो गर्म करेंगे, गर्म करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से रिएक्शन निकल गया ना। अब यहाँ पर बचा क्या है, CH2 ये CH2 है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि ये जब OH के रूप में था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कर सकते हो, थी 4 कार्बन को, तो 2 बॉन्ड कौन क्लियर किया था, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड क्लियर, और एक बॉन्ड क्लियर किया था OH में से हाइड्रोजन निकल गया, मतलब ऑक्सीजन अकेला रह गया। अब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऊपर में है, एक हाइड्रोजन नीचे में है, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। लेकिन ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए है ना हमारे पास, है कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका CH2O सिंगल बॉन्ड के साथ, है ना, और CHOH इसको भी रहने दो और CH2OH इसको भी रहने दो। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसका ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कौन क्लियर करेगा, ये कार्बन करेगा, क्योंकि कार्बन को भी
1 2 3 4 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसका तो OH बाहर निकल गया, मतलब एक बॉन्ड खाली हो गया ना, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा और ये बनाएगा आपका C डबल बॉन्ड O C डबल OH, ये हो गया। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका ग्लिसरॉल मोनो छोटा मोनो ऑक्जेलेट। क्लियर है? अब यहाँ से रिएक्शन देखिए ध्यान से, है ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब दोनों को गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। ओके, इसको नहीं बताया था ना कि H2O निकलता है, ये बताया भी नहीं जाता, याद रखिएगा, है ना, बच्चे नहीं हो आप। अब यहाँ से निकलते हैं, मैंने बताया था CO2 गैस, तो यही पर आपको निकलेगा CO2 गैस, ये निकलेगा यहाँ से CO2 निकल गया बाबा, CO2 निकल गया। अब निकल गया तो क्या बचा भाई? जो जो बच रहा है उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ फटाफट, है ना। तो हमारे पास क्या बचा? CH2, और यहाँ देखिए ध्यान से थोड़ा समझना इसको, है ना। ये O है ना, एक ऑक्सीजन और है हमारे पास, एक कार्बन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये निकल गया तो इस हाइड्रोजन बचे, वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। तो मैं दोनों ऑक्सीजन को कैसे लिखता हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। मैं कैसे लिख रहा हूँ? CH2, ये O है, इस O है, दोनों को एक जगह लिख रहा हूँ। एक्चुअली में जो इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा रहेगा, लेकिन जब दोनों O को मैं एक जगह लिख रहा हूँ, क्लियर है, ये और C और ये H, CH, क्लियर है। और बाकी का तो कोई ज्यों कहते हैं भैया, ये सब साथ देने वाले हैं ना, इसका कोई रिएक्शन नहीं करवाएंगे अलग से, क्योंकि एक्चुअली में ये सब एक ही है ना, इसका रिएक्शन हो रहा है, मतलब इसका भी हो रहा है ना, CH2OH, क्लियर। अब लास्ट टर्म करते हैं क्या है? लास्ट टर्म हम लोग इसका करवा देते हैं जल अपघटन, H2O को क्या लिख सकते हैं? HOH, H2O ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जी, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, मेरी मर्जी। ओके, तो इस तरह से हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? यहाँ का जो CH है, ठीक है, इसको मैं बॉन्ड में लिखूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो इसमें कैसा है, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है, और उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और उसका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ऐसा है यहाँ का सिचुएशन देखिए, है ना। CH2 यहाँ सामने लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ क्या है अपने पास? HOH, ऐसा है, सेम सिचुएशन ये। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ के जो बॉन्ड है, ये देखिए यहाँ का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट। ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, ये एक्चुअली में बहुत सारे बॉन्ड है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है, ये भी टूट सकता था, क्योंकि ये टूट रहा है तब OH बनाता है, लेकिन हमारे पास तो भी जल है ना, तो उसमें से हम लोग H+ आयन दे रहे हैं, H+ आयन ले रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से टूटता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ता है वो कहाँ जुड़ेगा? सिचुएशन ये समझना है, वो कहाँ जुड़ेगा? तो यहाँ पर देखो C, उसका सूत्र देखिए, C डबल बॉन्ड OH, है ना, और हमारे पास एक हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर इसका सूत्र क्या है हमारे पास, ये जो सूत्र लिखा हूँ वो किसका है? वो सूत्र है आपका फार्मिक अम्ल का। ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? देखो तो देखो ये डबल बॉन्ड O है, ये है हमारे पास, ये देखो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन नीचे में पीछे में ये है। ओके, अब OH लाना है अपने को, तो यहाँ पर O है ना, और यहाँ से आपको क्या लिख रहा है? हाइड्रोजन मिल रहा है, तो क्या बन गया? OH बन गया, निकल गया आपका फार्मिक अम्ल, खत्म, ठीक है। अब क्या बचा है? OH, ये जो OH बचा है वो कहाँ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा क्या? ये हमारे पास क्या है? CH2 है क्या? CH2 के पास क्या है? C, ये देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बस है, इधर से OH जाकर जुड़ेगा तो OH जुड़ेगा, और नीचे तो है बॉन्ड, है ना, नीचे बॉन्ड किसके साथ बॉन्ड है? CH-OH के साथ बॉन्ड है, मतलब ये भी अपना काम बनता है, ठीक है ना, बना लिया है ना, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है? HOH, तो क्या हो जाता है कि इसका ये वाला जो भाग है, क्लियर है ना, ये वाला जो भाग है इसके साथ निकल कर ये बनाता है आपका फार्मिक अम्ल, और जो बचता है उसको लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर बचा हुआ है CH2, है ना, और यहाँ पर OH बचा है ना, तो OH को जोड़ देंगे साथ में। ओके, और CH-OH, CH2OH, और बना हमारा मेन COOH, इसका नाम है
फार्मिक अम्ल बन गया जी, फार्मिक अम्ल, है ना। और आपको पता हो गया कि OH कहाँ से है, यहाँ से आया, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल ये बनाने की विधि हो गया। तो पहले आप लोग इसको लिखोगे, किसको, यहाँ इस प्रयोगशाला विधि, इसके जस्ट नीचे लिख देना आप लोग रिएक्शन को, रिएक्शन के बाद चित्र, चित्र के बाद ये। और मैंने आपको बताया था कि अभी ये जो प्राप्त हुआ है वो शुद्ध नहीं, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल जो क्रिया हुआ है शुद्ध फार्मिक अम्ल प्राप्त नहीं हुआ, अपने को फार्मिक अम्ल और पानी प्राप्त हुआ है। इसमें से फार्मिक अम्ल कैसे निकालते हैं देखिए। चलिए, इसके लिए मेरे को लकीर वाला कापी की आवश्यकता पड़ गई है ना, क्योंकि कितना कापी खर्चा होता है आप लोग क्या जानोगे। हाँ, तो चलो, निर्जल फार्मिक अम्ल, निर्जल फार्मिक अम्ल प्राप्त करना। जो फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसका मैं डिटेल नहीं लिखा हूँ, जो मैं आपको नॉर्मल प्रयोग के अंतर्गत बताऊँगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमको क्या प्राप्त हुआ था। हमको प्राप्त हुआ था HCOOH फार्मिक अम्ल जी, जो क्या था ये क्या था आपका, जल के साथ विलीत था, मतलब कहा था शुद्ध नहीं था, है ना। इसके हम लोग 2 मोल ले लेते हैं, 2 अणु ले लेते हैं, ओके। अब क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ, ध्यान सुनना कि फार्मिक अम्ल को, है ना, फार्मिक अम्ल के जो जलीय विलयन है, किसके, फार्मिक अम्ल, वो फार्मिक अम्ल के जो जलीय विलयन है उस जलीय विलयन को लेड कार्बोनेट, किसके साथ, लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एसिड लिखेगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। गर्म करते हैं जिससे जो फार्मिक अम्ल है वो, फार्मिक अम्ल है वो लेड फॉर्मेट में बदल जाता है। लेड फॉर्मेट क्या है देखिए ध्यान से, इसका यहाँ पर देखो, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ ना, ऐसे 2 को, HCOOH। तो यहाँ का ये वाला जो भाग है वो निकल कर HCOO, है ना, PB के साथ जुड़ जाता है, लेड के साथ जी। अब ये PB के साथ जुड़ जाता है, लेड के साथ जुड़ जाता है, तो इसी का नाम है आपका लेड फॉर्मेट, लेड फॉर्मेट, क्लियर है, ये लेड फॉर्मेट है। अब ये लेड फॉर्मेट है तो एक्चुअली में आपको एक पता होना चाहिए कि आगे क्या बचा, ये लेड है इसके साथ जुड़ गया, ओके। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, ये कार्बोनेट बचा हुआ है ना, तो ये क्या है, H2CO3 बाहर निकल जाएगा, है ना। इसकी ज़रूरत भी नहीं है अपने को लिखने की, ओके, अपने की ज़रूरत है लेड फॉर्मेट, क्या प्राप्त हो गया, लेड फॉर्मेट। अब होता क्या है, यहाँ पर मैंने शुरू में लिख लिया ना आप लोग कि जब फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन को लेड फॉर्मेट के अधिक के साथ गर्म करते हैं तो फार्मिक अम्ल लेड फॉर्मेट में बदल जाता है ना। अब क्या होता है कि जो लेड फॉर्मेट है उस लेड फॉर्मेट के जो प्राप्त क्रिस्टल है ना, उस क्रिस्टल को पहले छान कर पृथक कर लेंगे और सुखा लेंगे, और उस लेड फॉर्मेट के शुष्क क्रिस्टल को हम लोग एक नली में लेंगे। देखिए यहाँ पर जो बीच में जो दिख रहा है ना, ये वाला जो भाग है वो है आपका लेड फॉर्मेट, ये संघनित्र है, संघनित्र है, याद रखिएगा ना। ये जो नली लिए हैं जी, याद लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट, लेड फॉर्मेट लिए हैं। लेड फॉर्मेट को कुछ संघनित्र के नली में लेकर हम लोग उसमें शुष्क हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखो हमारे क्या प्राप्त हुआ है अपने को, HCOO2PB लेड फॉर्मेट, इसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की धारा में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, इसको भी याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर भाप की आवश्यकता पड़ती है, भाप की आवश्यकता पड़ती है ना, 100 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है ना, पर गर्म करते हैं। और जो लेड फॉर्मेट है वो H2S के साथ क्रिया करता है और बन जाता है फार्मिक अम्ल। तो कैसे बनता है देखो, ये अपने पास इसके 2 अणु कर देता हूँ मैं ना, HCOO ऐसा है, PB के साथ जुड़ा हुआ है ना, H2S ऐसा है अपने पास। तो PB है वो सल्फर के साथ क्रिया करेगा, ये क्लियर हो गया। और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो एक अणु इसके साथ, एक अणु इसके साथ, ओके। तब क्या बनेगा, ये HCOOH, एक बनेगा इसके साथ और एक बनेगा HCOOH प्लस क्या बनेगा आपका PBS, लेड सल्फाइड, क्लियर है। तो यहाँ ऐसे मत लिख देना, ऐसे आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिख देना HCOO2
Pb प्लस H2S, यहाँ से क्रिया करा दो HCOOH के 2 अणु प्लस PbS। कंप्लीट, ये शुद्ध वाला प्राप्त हो गया। कंप्लीट, ओके।